नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट पेपर 1 के 2004 से 2020 तक टॉपिक वाइज सीरीज़ कर रहे थे। तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू कर दिया था। टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने 2004 से 2018 के 5 शिफ्टों के हमने प्रश्न कर लिए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम 2018 के बाकी 5 शिफ्टों के प्रश्न करेंगे। 2018 में 2 बार पेपर हुआ था, एक जुलाई में हुआ था, एक दिसंबर में हुआ था। तो जो दिसंबर में पेपर हुआ था 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो 5 शिफ्ट के तो हमने कर लिए थे, बाकी 5 शिफ्ट के आज हम करेंगे, साथ ही जुलाई के भी प्रश्न करेंगे। तो टोटल आज हम 30 प्रश्नों को आज हल करेंगे। किसी भी प्रश्न के मैंने उत्तर नहीं लगाए हैं, तो आप इनको एज अ मॉक टेस्ट की तरह ही करिएगा। प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा सुझाए गए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD अवधारणा निम्नांकित में से क्या प्रदर्शित करती है? 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा सुझाए गए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा इन 4 विकल्प में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो है इन 4 विकल्प में से विकल्प सी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बगैर भी सीख सकता है। ये अवधारणा मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा सुझाए गए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 4 मौलिक सिद्धांतों का सही सेट है? 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विकल्प आपके सामने है, आपने बताना है। 4 मौलिक सिद्धांत रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ दिए गए हैं, लेकिन अलट पलट करके दिए हैं, आपने उनको सीरियल में लगाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर है, पहले आएगा प्रगतिवाद, दूसरे नंबर पे मानवतावाद, तीसरे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीयवाद, चौथे नंबर पे आदर्शवाद। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। अधिगम कैसे किया जाए कि महत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्वनिर्धारित अधिगम के व्यवहार और सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इंग्लिश भी यहाँ पे लिख दिया है मैंने, तो देख के इसका सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, कई बार हमें प्रश्न में ही उत्तर मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्वनिर्धारित अधिगम के व्यवहार और सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र को क्या कहते हैं? आत्म अधिगम। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय लेने शामिल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है ये। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। जिसमें स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय लेने शामिल होता है, उस विचार प्रक्रिया की संरचना के अध्ययन को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा में प्रयुक्त विधियों और सिद्धांतों से संबंधित अध्ययन क्षेत्र को क्या कहते हैं? 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। प्रौढ़ शिक्षा
के प्रयुक्त विधियों और सिद्धांतों के अध्ययन क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये 4 विकल्प दे रखा है, देख के और इसका सही उत्तर बताइए। क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसे प्रौढ़ शिक्षा, तो इसे कहते हैं एंड्रागोगी। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नांकित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है? 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अगर इसको मैं ज़्यादा जूम की तो इसके ऑप्शन नहीं दिखेंगे, जिससे आप सही उत्तर नहीं लगा पाएंगे एक साथ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा और ऑप्शन को देख के चलिए। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कौन सी एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है? 2018 में देखिए अब ऑप्शन कितने पूछे जा रहे हैं। 6 ऑप्शन दे के सही उत्तर पूछा जा रहा है। पहले 4 दिया जाता था, अब 6 दिया जाता है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावात्मक बुद्धि का उत्तम विधि है सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावात्मक सूचना का प्रयोग करना। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नांकित में से किसे अतुल्यकालिक असंक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। तो मैं किसी भी प्रश्न का विकल्प नहीं पढ़ूंगी, आप विकल्प खुद से पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। सहायक शिक्षण सामग्री जो है, इन 6 विकल्प में से ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा, ये कूट दिया हुआ है, हमने बताना है 6 में से सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है आसिंक्रोनस में। विकल्प डी जिसमें ब्लॉग और फेसबुक पोस्ट साथ ही ईमेल, ये असिंक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखते जाइए किस तरह के प्रश्न अब पूछे जाते हैं। आपने अपनी तैयारी ऐसी करनी है। अब पूछा जा रहा है निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये हर बार पूछा जाता है, ये इनका मतलब फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए नेट का, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्लास के दौरान चलती है, जिसमें फीडबैक चलती रहती है कंटिन्यूसली, तो इसका सही उत्तर होगा इन चारों में से विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न देखिए काफ़ी बड़ा है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मैंने लिख दिए हैं, तो देख के प्रश्न घबराना नहीं है, ध्यान से एकाग्रित होके पढ़ना है प्रश्न को, एक एक लाइन, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर बताना है। एक ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्णों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, शिक्षा के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र विकसित करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति की विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। इस प्रकार के परीक्षणों को क्या नाम दिया जाएगा? 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है, क्या नाम दिया जाएगा इस परीक्षण को? तो वो नाम दिया जाएगा भविष्य सूचक परीक्षण। विकल्प ए सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होती है। निम्नांकित में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है? 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अनुदेश योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण राजनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संगणनात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है? 21 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। ब्लूम के संगणनात्मक का उच्चतम स्तर बताना है आपने। तो उच्चतम स्तर है इन 4 विकल्प में से मूल्यांकन। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण के सम अनुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है? 21 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। असाइनमेंट मेथड ऑफ टीचिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इस टीचिंग मेथड का कॉम्बिनेशन है असाइनमेंट। तो ये है व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की स्वानुभविक विधि का विकास किसने किया था? 21 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। H.E. आर्मस्ट्रांग ने। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। नहीं दिख रहा होगा प्रश्न आपको, शायद मैं इसको जूम कर देती हूँ। जूम करूँगी तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे। कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। नीचे कतिपय शिक्षण सहायक सामग्री दी गई है। कृपया कक्षा के छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री से उनका मिलान करें। 21 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए समूह 1 और समूह 2 में यहाँ पे कक्षाएं दी गई हैं, क्लास दी गई है और यहाँ पे मेथड दिया गया है कि इतनी छोटी क्लास में कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग की जाएगी। तो 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग की जाएगी? मैं इसको थोड़ा सा अब बताइए। तो 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा के लिए कागज पे लिखना, यहाँ पे कागज पर लिखकर सिखाएंगे 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा को। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 से 15 छात्र के मध्यम आकार के छात्र को कैसे सिखाएंगे? फ्लिप चार्ट कक्षा या व्हाइट बोर्ड के ज़रिए। तो यहाँ पे विकल्प ए से इसको मिलान करेंगे। इसी तरह 20 से 25 छात्रों की बड़ी कक्षा को कौन से शिक्षण विधि देंगे? 20 से 25 छात्र की बड़ी कक्षा को देंगे पावर पॉइंट स्लाइड के द्वारा उनको टीच करेंगे। इसी तरह 30 से अधिक छात्रों की बड़ी संख्या की कक्षा को डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति के द्वारा टीचिंग करेंगे। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां कतिपय कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या कहलाती हैं? 21 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। बताइए। पठन, श्रवण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं जो सहायक शिक्षण सामग्री। इस सामग्री को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है।
तो क्या कहते हैं? कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। विकल्प देखो यहाँ पे कौशल, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। कई बार प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, तो हमें बुद्धि लगानी होती है, एजुकेटेड गेस। इसी तरह आप दूसरा प्रश्न करेंगे, प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नांकित में से कौन उत्तम अध्ययन क्षेत्र है? 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रयोग और विश्लेषण पर विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नांकित में से कौन सा उत्तम अध्ययन क्षेत्र है? प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोग साइंस में, विज्ञान में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है, मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में निम्नांकित में से क्या विकसित करने में सबसे कठिन है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो भावनाओं पर नियंत्रण करना कठिन है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जूम कर देती हूँ। निम्नांकित में से कौन एक अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। अनुदेशात्मक सामग्री इनमें से जो नहीं है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल विच इज़ द नॉट, कौन सा नहीं है इनमें से? तो जो नहीं है वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये इंस्ट्रक्शनल अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जूम कर देती हूँ उसको। 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का लाभ क्या है सर्वोत्तम? अब शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो गया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये सर्वोत्तम इसका लाभ है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नांकित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। शिक्षण की विशेषता से प्रश्न पूछा गया है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, निम्नांकित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा, कक्षा में छात्र द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से। ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, जूम कर देती हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं प्रश्न। निम्नांकित सूची में से उन कथनों की पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों से समर्पित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में माना जाता है। 22 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। तो यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर एज की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्चर। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विकल्प दिखा देती हूँ मैं आपको। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या है? सी, ई और एफ। शिक्षक की प्रस्तुति किस सीमा तक असंदिग्ध है, इससे संबंधित स्पष्टता। अनुदेशात्मक विविधता, जिसमें तात्पर्य है शिक्षक की प्रस्तुति में प्रसारण और लचीलापन। विद्यार्थी के सफलता दर से तात्पर्य है कि विद्यार्थी किस गति से अवबोध करता है तथा अभ्यासों को
सही ढंग से पूरा करता है। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। यहाँ पे प्रश्न भी देख लीजिए। तो सही कथनों की पहचान करनी थी जो शोध साक्ष्यों से समर्पित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में जाना जाता है। तो सी, ई और एफ, इन 6 विकल्प में ये 3 सही होंगे। तो बी ऑप्शन सही होगा, बी कूट सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक तथा संकलात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषता दी गई है। 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। निर्माणात्मक और संकलात्मक मूल्यांकन बताना है। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव दोनों ही टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ही टॉपिक आपने क्लियर करने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इसका सही उत्तर होगा, जिसमें बी, डी और एफ ऑप्शन सही हैं। इसका उपयोग क्षमता में तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है। देखिए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, क्लास के दौरान। और यहाँ पे देखिए आगे है, यह शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की सहभागिता पर आधारित है। बी, डी और एफ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 में शिक्षण सामर्थ्य दिए गए हैं तथा समुच्चय 2 में वे विशिष्ट सामर्थ्य दिए गए हैं जो शिक्षक को प्रभावी बनाते हैं। 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है, जिनको आपने सुमेलित करना है। समुच्चय 1 जिसमें शिक्षण सामर्थ्य का क्षेत्र है, समुच्चय 2 में विशिष्ट सामर्थ्य है, तो आपने इसका मिलान करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपने। जूम कर देती हूँ। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। व्यक्तित्व अब अभिवृत्ति संबंधी सामर्थ्य, ये आएगा। आत्म सामर्थ्य एवं नियंत्रण पर संस्थिति। इसी तरह व्यवहार परक सामर्थ्य, ये आएगा शिक्षण और प्रबंधन से। इसी तरह विषय परक सामर्थ्य, ये आएगा विषय तथा सामान्य ज्ञान। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आप इसको मिलान कर सकते थे अगर ऑप्शन नहीं पता था तो। शैली संबंधी सामर्थ्य, तो ये आएगा शैली संबंधी सामर्थ्य। तो गतितात्मक तथा नम्यता, यहाँ पे विकल्प ए। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा कूट ए, सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कि उम्मीद भी नहीं होती कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, कितना इन डेप्थ प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से आपने पेपर 1 की तैयारी करनी है, नहीं तो अगर आपका पेपर 2 अच्छा होगा तो पेपर 1 से आप मार खा जाओगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकार में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश है? 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इसको थोड़ा सा हाँ, अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकार में समीक्षात्मक और सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश होती है? किस में होती है? तो ये होती है शिक्षक, विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली संवाद परक प्रस्तुतियों में समीक्षात्मक और सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश होती है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दी गई सूची में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए।
निम्नलिखित कूट का चयन कर अपना उत्तर दीजिए। 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का ये प्रश्न है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 नहीं 6 ऑप्शन है, आपने इसमें से छांट के बताना है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों से ये प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, बताइए छांट के सही उत्तर। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प बी, जिसमें शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, शिक्षक की वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल, ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उनकी पहचान कीजिए जिनको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए फिर से फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा गया है। बार बार फॉर्मेटिव असेसमेंट से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अभी जो एग्ज़ाम होंगे हर सेट में, हर शिफ्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। विकल्प बी सही होगा। इसी तरह शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द क्लास होता है। इसी तरह अगला ऑप्शन जो है वो है शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। विकल्प एफ। तो यहाँ पे कूट ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ जी, नीचे दिए गए 2 समुच्चय में समुच्चय 1 में शिक्षण विधियाँ इंगित की गई हैं। समुच्चय 2 में सफलता, प्रभाव, उत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई हैं। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर को चुनिए। 8 जुलाई 2018 का प्रश्न है। अब देखिए जुलाई से प्रश्न आ गए हैं। समुच्चय 1 में शिक्षण विधियां हैं और समुच्चय 2 में सफलता, प्रभाव, उत्पादकता की मूल आवश्यकताएं हैं जिनको आपने सम्मिलित करना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको, चलिए अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे व्याख्यान देना, समुच्चय 2 में से इसको सम्मिलित करना है। तो व्याख्यान देना अर्थात स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण करना। तो इसको हम समुच्चय 2 में विकल्प 3 से इसको सम्मिलित करेंगे। इसी तरह समूहों में चर्चा, तो समूहों में चर्चा अर्थात प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी, 5 से इसको सम्मिलित करेंगे। विचारावेश प्रक्रिया अर्थात संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना, 2 से करेंगे इसको सम्मिलित। अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति, तो ये आएगा प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में, यहाँ पे विकल्प ए से। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प डी। देखिए किस तरह के प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य से प्रश्न पूछा गया है, जिसको आपने बताना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। दोस्तों ये पीडीएफ मैंने लैपटॉप पे बनाया था और इसको फ़ोन पे करवा रही हूँ, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट है आपको छोटा लग रहा होगा। आपको पढ़ने में कोई दिक्कत अगर हो रही है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका भी जुगाड़ किया जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बताइए। शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य से प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। शिक्षण और अधिगम
अवच्छिन्न रूप में संबंधित हैं, विकल्प ए सही होगा। और समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है, सी। इसी तरह शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है, तो यहाँ पे विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 8 जुलाई 2018 का प्रश्न है। शिक्षण की विशेषता और प्रभाव उत्पादकता से प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा विकल्प इसका बी, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। असर्शन और रीजनिंग का प्रश्न है। अभिकथन समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। रीजनिंग तर्क समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। अब बताना है हमें कि अभिकथन सही है या तर्क सही है, या तर्क गलत है या अभिकथन सही है, तो इन दोनों का बताना है हमने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प डी, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे 30 प्रश्न आज के वीडियो लेक्चर के। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।